ठीक है। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ते हैं लोक भारती 9वीं कक्षा ए सखी, पोयम नंबर 6, पूरक पठन 6 ए सखी। ए सखी अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो उर्दू भाषा के एक बहुत बड़े सूफी संत कह सकते हैं, बहुत बड़े गज़लकार, लेखक, जिनका बहुत उर्दू साहित्य में जिनका बहुत बड़ा नाम है। ए सखी एक डिफरेंट प्रकार की पूरक पठन हमें यहाँ पे दिया गया है। डिफरेंट तरह का एक अलग तरह की एक पोयम पद्य रचना दी गई है। पहले तो हम अमीर खुसरो का परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय। (1253) पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। 1325 में उनकी मृत्यु है। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो जनसाधारण के अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। इतनी भाषाओं में उन्होंने लिखा एक साथ। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। ये जो पद्य रचना है वो भी मुकरियों वाली पद्य रचना है। पहेलियां, रिडल्स, पजल्स जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं, इस प्रकार की ये रचना होती है। हमें जो यहाँ पे रचना दी गई है ये पर्टिकुलर मुकरियां हैं। मुकरियां यानी मुकर जाना, जो मैं आगे आपको समझाऊंगी। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं तूफा, तुश्सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरियाँ, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलियाँ, उलटबासियाँ एक्सेट्रा आदि। ठीक है। मुकरियाँ, अभी ये इसका प्रकार क्या है? ये पद्य का, यह पूरक पठन का मुकरिया, जिसे इसकी विधा जो है वो मुकरियाँ विधा है। यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है। ये जब लिखी गई तब इसको बहुत जनमानस ने बहुत सराहा, सब लोगों को बहुत एंजॉयमेंट हुआ। और पहले जो लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई साधन नहीं था, उस समय लेखक और कवियों की रचना ही एक मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। तो यह लोगों को बहुत पसंद आई। पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना है। रीडल्स, पजल, ये सब यही करते हैं। सामने वाले को एक पजल देना है, उसके बाद उसकी बुद्धि चातुर्य की परीक्षा करना है। इससे एक आनंद भी आता है और बुद्धि क्षमता का विकास भी होता है, और सामने वाले की बुद्धि चातुर्य कितना है वो भी जजमेंट लगाया जा सकता है। यह भी एक ऐसी ही रचना है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं अनेक उत्तर दिए हैं। इस विशेष शैली के माध्यम से ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है। अपने इस आर्ट के द्वारा उन्होंने इन मुकरियों के माध्यम से, इस पद्य की विधा मुकरियां है, इस माध्यम से अपनी विशेष शैली में, अपनी एक अलग तरह की स्टाइल में पहेलियां एवं अनेक उत्तर दिए हैं। पहेलियां पूछते हैं। पहेलियों में कैसे होता है, पजल्स में हम सामने वाले को कोई पजल देते हैं जो भाषा में एक गुथा हुआ एक ऐसी शब्द रचना होती है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, पर उसका आंसर उसी में होता है। एग्जैक्टली सेम यहाँ मुकरियां और पहेलियों में थोड़ा ही डिफरेंस है। पहेलियों में उसका उत्तर उसी के अंदर छिपा हुआ रहता है, जबकि मुकरियों में उसका उत्तर उस दोहे के अंत में दिया हुआ रहता है। मुकरियों में वो जो पजल हम पूछ रहे हैं, वो जो पहेली हम पूछ रहे हैं सामने वाले को, उसका उत्तर उसी दोहे के अंत में दिया हुआ रहता है। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अमीर खुसरो की पद्य रचना मुकरियां ए सखी। दो सखियां आपस में एक दूसरे की बुद्धि चातुर्य की परीक्षा कर रही है, ऐसा हम एक इमेजिनेशन बना सकते हैं। चलो, पहली रचना। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे।
यह अचरज है सबसे न्यारा। रिपीट अगेन, रात समय वह मेरे आवे, जब रात होता है तब वो आता है। भोर भय वह गर उठी जावे, भोर भय, भोर यानी सुबह होना, सुबह होते ही वह अपने घर उठ जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा। अचरज, अचरज का मतलब है आश्चर्य। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसी समय मैं अर्थ भी बता रही हूँ, तो आप साथ ही साथ पेंसिल हाथ में रख के उसको नोट डाउन करेंगे। रात के समय वह मेरे आवे, मेरे घर आता है। भोर भय वह घर उठी जावे, सुबह होते ही वह अपने घर उठ जाता है, चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, यह बहुत आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। उसकी सहेली उसे आंसर करती है, ए सखी साजन, क्वेश्चन मार्क है वहां पे, क्या वो तुम्हारा साजन है? अब साजन का अर्थ हो गया बॉयफ्रेंड, लवर। क्या वो तुम्हारा साजन है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा लवर है? अब सहेली मुकर जाती है और वो कहती है, ना सखी वो तो तारा, ना सखी तारा। मुकरिए का मतलब होना है मुकर जाना। उसने एक ऐसी घटना बताई, ऐसी शब्द रचना बताई जिसका आंसर हमारी सामान्य बुद्धि से होता है। उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसका लवर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो छुपके उसे मिलने आता है, क्योंकि रात को आता है जब सब सो जाते हैं। सुबह जब सब उठने का टाइम होता है तब वो छुप जाता है, भाग जाता है। तो उसकी सहेली, जब जब दो सहेलियां बात कर रही है, पहली सहेली उसे एक पजल दे रही है, तो वो उसका आंसर दे रही है, क्या वो तुम्हारा साजन है, मतलब क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो वो कहती है, नहीं वो तो तारा है, मुकर गई वह उसकी बात से, इसलिए इस पद्य रचना को मुकरिया कहते हैं। ओके, तो वो कहती है, ना सखी तारा। कितना सेंसिबल आंसर है कि वह बॉयफ्रेंड नहीं है, ना मेरा लवर है, ना फ्रेंड है, ना उसका कोई ऐसा रिलेशन है। वो उसे कहती है, वो तो तारा है। वो तो सब आता है कि रात को समय तारा भी आता है, सुबह होते वो भी अपने घर चला जाता है ना अचरज की बात। तो इसलिए वो सामने वाले को कंफ्यूज करती है। चलो नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट दोहा, नेक्स्ट मुकरिया। वह आवे तब शादी होए, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल। देखो इसका अर्थ भी कैसे है। वह आता है तब शादी होती है, उस दिन उसके अलावा दूसरा कोई उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। वह आता है, वह आवे तब शादी होए, वह आता है तब शादी होती है। अब दूल्हा आता है तभी शादी होती है ना, शब्दों के अनुसार उसका अर्थ यही होता है कि जब दूल्हा आता है तो शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोय, उस दिन तो उसी की बोलबाला होती है। जब बारात आती है, सब लड़कियों के घर वाले सब दूल्हे को देखने के लिए बहुत हाइपर होती है, उनको देखने के लिए सब हा ही होता है, बहुत एक्साइटेड होती है सब लड़कियां या लड़की के घर वाले सब, दूल्हा कौन है, दूल्हा कैसा दिखता है। उस दिन दूजा और न कोय, तो उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, मीठे लागे वाके बोल, उस दिन उसकी हर बात मीठी लगती है। ए सखी साजन, तो उसकी सखी उसे आंसर पूछती है। अब बट ऑब्वियस ना, शादी की बात हो रही है, शादी के दिन आता है, उस दिन उसकी ही डिमांड होती है, तो शब्द रचना के अनुसार वो कौन होता है? वो तो हो गया उसका बॉयफ्रेंड हो गया, सॉरी वो उसका दूल्हा हो गया। तो दूल्हा ही आता है, दूल्हे का ही डिमांड होता है। तो वो वापस उसे पूछती है, क्या तू अपने साजन की बात कर रही है जो बारात लेके शादी करने आया है? अब वो वापस मुकर जाती है और उसका आंसर देती है, ना सखी ढोल, क्योंकि शादी के दिन तो ढोल वाला भी आता है और ढोल की भी बहुत डिमांड होती है। जब तक ढोल ना बजे, जब तक बाराती लोग डांस ना कर ले, तो वो शादी कैसी? ठीक है, वो तो शादी कोर्ट मैरिज जैसी शादी हो गई, चले गए दो जन, साइन कर ले लिए, वैसी शादी नहीं। ये अपनी इंडियन ट्रेडिशनल शादी की बात हो रही है कि ढोल वाले तो आज भी डिमांड में है। जब तक ढोल ना बजे तब तक शादी कहलाई कैसे जाएगी? जो हमारी ट्रेडिशनल मैरिज होती है, मैरिजेस होती है, वो तो ढोल के बिना अधूरी होती है। देखो शब्द रचना वापस से,
वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। वो आता है तब शादी होती है। अब पहले तो हम ऐसे ही समझेंगे दूल्हे की बात कर रहे, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन दूजा, दूजा का मतलब है दूसरा, अनदर, कोई, कोई यानी कोई। उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन, उसके बोल मीठे लगते हैं। तो क्या सखी वो साजन है तुम्हारा? तो कहती है ना, वो तो ढोल वाला है। वो तो क्योंकि ढोल भी इतना ही इंपॉर्टेंस है शादियों में। चलो नेक्स्ट पे जाएंगे, नंबर 3, थर्ड स्टैंजा। जब मांगू तब जल भरी लावे। कितना आज्ञाकारी है। जब मैं मांगती हूँ वो पानी भर के लाता है मेरे लिए। जब मुझे प्यास लगी है, मैंने डिमांड की, मुझे बहुत प्यास लगी है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा। मन से बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, तन का छोटा है, थोड़ा बटला है, नाटा है। अर्थ समझे वापिस। जब मांगती हूँ, जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मांगती हूँ तब वह पानी भर लाता है, मेरे मन की तपन बुझाता है। मेरे मन की तपन, तपन का अर्थ लिखो गर्मी, जल यानी पानी, गर्मी, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की गर्मी बुझाता है, प्यास लगी है। मन से वह भारी है और शरीर से वह छोटा। मन का भारी तन का छोटा, मन से भारी है और तन से छोटा है। ए सखी साजन, ए सखी क्या वह साजन है? क्या वह तुम्हारा प्रियतम है, तुम्हारा लवर है? तो वो कहती है, देखो अब ऐसे वो और कौन ऑर्डर मानेगा? जो आपसे प्यार करता है वही आपके ऑर्डर मानेगा। आप किसी को भी थोड़ी घर में ऑर्डर कर सकते हो, ये चलो मुझे पानी दे दो। हाँ, बट हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन है, तो वो एक दूसरे की केयर करते हैं, वो एक दूसरे से लव करते हैं, तो वो उसकी सहेली को वैसा ही डाउट जाता है। क्या वो तुम अपनी साजन की बात करती हो? वो इतना अच्छा है, जब तुम मांगो पानी लेके आता है, तेरे मन की प्यास बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा, मन से बहुत भारी है पर तन से छोटा है। तो वो उसे आंसर करती है, ए सखी साजन, ए सखी क्या वो तुम्हारा साजन है? तो वो बोलती है ना सखी, वो तो कौन है? वो तो लोटा है। क्योंकि लोटे को ही कहेंगे तो ही वो पानी, पानी उसी के अंदर भर के आएगा, और पानी लोटे से पीने से मन की प्यास बुझेगी। तो वापस वो मुकर जाती है। शब्द की रचना इस तरह से की कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। मन का भारी है तन का, लोटा हमेशा वो शेप का आता है, इस तरह का छोटा और मोटा लोटा जो हम सबके घरों में होता है। तो वो कहती है वो साजन, तो उसकी सहेली आंसर कहती है जो, और वो मुकर गई उसकी बात से, इसलिए हम इसे कहेंगे मुकरिया। तो वो कहती है ना सखी, वो तो लोटा है। चलो नेक्स्ट। आई होप सबको समझ में आ रहा है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। बेर बेर मीनिंग लिखो, बेर बेर बार बार, बेर बेर का मतलब बार बार। सोवत ही जगावे, जैसे सोती हूँ वो मुझे जगा देता है। बेर बेर बार बार, रिपीटेडली। सोवत ही जगावे, जैसे सोऊं वो मुझे जगा देता है। जैसे मैं सोने की कोशिश करती हूँ वो मुझे जगा देता है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। अगर नहीं जागू तो मुझे काटने खाने लगता है। मैं व्याकुल, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, व्याकुल होना, बेचैन होना। व्याकुल होना अर्थ लिखो, बेचैन होना मीनिंग लिखते जाना साथ में मैं ना बोलूं तो भी। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, हक्का बक्का रहना, आश्चर्यचकित हो जाना, मुहावरा है हक्का बक्का रहना, आश्चर्यचकित होना। मैं व्याकुल यानी परेशान, बेचैन होकर हक्की बक्की, आश्चर्यचकित होकर हो जाती हूँ। मतलब उसका बॉयफ्रेंड या उसका पति परमेश्वर वो उसे परेशान करता है, ये प्यार वाली मस्ती है।
बेर बेर सोवत ही जगावे, जैसे 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 सोने जाती हूँ वो मुझे जगा देता है, और ना जागू तो काटे खावे, मस्ती करता है, चिमटियां निकालता है, काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, मैं व्याकुल हो गई, मैं आश्चर्यचकित हो गई। तो वापस उसकी सहेली उसे आंसर करती है, ए सखी साजन। वो कहती है, ना सखी, मुकर गई वापस। उसने कहा, नामक ना सखी मक्खी, ना सखी, ना मेरी सहेली, सखी यानी सहेली, सखी का मतलब सहेली। तो ना सखी, वो तो मक्खी है, मेरे घर में मक्खियां बढ़ गई है, जैसे सोने जाती हूँ सोने नहीं देती, मेरे कानों पे, मेरे मुंह पे आके गुनगुन करती रहती है, और जैसे सोने जाती हूँ काटती है मक्खी या मच्छर। और जो मक्खी होती है ना, वो भी बॉडी पे बैठती है तो ऐसे लगता है वो हमें चुभ रही है, काट रही है। तो वो उसे कहती है, ना सखी, वो तो मक्खी है। नेक्स्ट, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता। अति सुरंग है रंग रंगीलो, सुरंग सुंदर रंग वाला, सुंदर गुड लुकिंग, बहुत सुंदर दिखता है, रंग रंगीलो छेल छबीलो, बहुत मस्ती है, बहुत गुड लुकिंग है रंग रंगीलो। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, बहुत गुणवान भी है, गुणवंत यानी गुणवान, इंटेलिजेंट, बहुत चटकीलो, चटकदार उसका रंग भी है, बहुत गुड लुकिंग है, चटकदार रंग है, इंटेलिजेंट है। बहुत सारी तारीफ कर दी, और इतना रिलीजियस है, इतना भक्ति भी करता है, राम भजन बिन कभी न सोता, राम भजन किए बिना कभी नहीं सोता। अरे वाह, इतना अच्छा है। वो उसकी सहेली ने उसको कहा, तेरा साजन, तेरा प्रियतम, तेरा पति, तेरा प्रेमी इतना अच्छा है। क्यों सखी साजन, तुम्हारे साजन की बात कर रही हो? तो वो कहती है, ना सखी, तोता, आपने पोपट देखा होगा, तोता देखा होगा, रंग चटकीला है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा दिखता है। और क्यों सखी साजन, तो वो उसे पूछती है, तो कहता है, और आप देखो पोपट राम राम का रट भी लगाता है, उसे जैसा सिखाओ वह वैसा बोलते रहता है। तो वो कहती है, क्या नहीं सखी, वो तो तोता है। चलो नेक्स्ट उस पे जाएंगे। नेक्स्ट, अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद। अर्धनिशा, अर्धनिशा का अर्थ होता है आधी रात, मिडनाइट। अर्धनिशा वह आयो भौन, लिखो अर्धनिशा का पहले मतलब लिखो। अर्धनिशा मतलब आधी रात, मिडनाइट। भौन यानी भवन, घर बोल सकते हैं, उस उनका जो बड़ा सा घर होगा उसे भवन कहा जाता है। वह आधी रात बीत चुकी है तब वो मेरे भवन में आता है। अर्धनिशा वह आयो भौन, लिखा अर्थ, अर्धनिशा यानी आधी रात, मिडनाइट, भौन यानी भवन, सुंदरता बरने कवि कौन, उसकी सुंदरता का वर्णन कौन से कवि ने नहीं किया है। वो इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन लगभग सभी कवियों ने किया है। जो भी सुंदरता के चाहक है उन सभी लोगों ने उसका वर्णन किया है। निरखत ही मन भयो आनंद, मतलब कि कोई सुंदरता का वर्णन कर सके ऐसा कोई, मतलब सभी कवियों ने उसका वर्णन किया है। उसे देखते ही मन आनंदित हो उठता है, उसे देखते ही मन आनंदित हो उठता है। क्यों सखी, क्या वह साजन है? नहीं सखी। तो वो वापस उसे कंफ्यूज करती है, क्योंकि इतनी तारीफ कर रही है उसकी सुंदरता की, कि वह रात होता है, अर्ध जब मिडनाइट होती है वह आता है मेरे भवन में, उसकी सुंदरता का वर्णन कौन कवि कर सकता है, क्वेश्चन मार्क, सुंदरता बरने कवि कौन,
उसकी सुंदरता का वर्णन कौन कवि कर सकता है, अर्थात ऐसा कोई कवि नहीं है जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके। उसे देखते ही मन आनंदित हो उठता है, उसे देखते ही मन आनंदित हो उठता है। क्यों सखी, उसकी सहेली उसको आंसर कर रही है, क्यों सखी, क्या वह साजन है, क्या वह तुम्हारा प्रियतम है? तो वह कहती है नहीं सखी, वह तो कौन है, आंसर में क्या लिखा है, ना सखी, वह तो चंद है। चंद यानी चंद्रमा, चांद। चंद का मीनिंग लिखो चंद्रमा। निरखत, निरखत का मतलब होता है निहारना, निरीक्षण करना, देखना। निरखत का मतलब होता है निहारना, निरीक्षण करना। आनंद, आनंद का मतलब खुशी होना, आनंद होना। चलो नेक्स्ट। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन। शोभा सदा, सुंदरता हमेशा वो मेरी बढ़ाता है। वह देखो, लड़का और लड़की शादी से पहले देखने का क्यों रिवाज होता है, क्योंकि वो उनकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं वो देखना पड़ता है। कभी ऐसा ना हो कि लड़की बहुत खूबसूरत है और लड़का बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हो, या लड़का बहुत खूबसूरत है और लड़की नहीं अच्छी लगती है। तो दोनों की कंपैटिबिलिटी लुक्स में, एजुकेशन में, हर तरह से होनी चाहिए, राइट। हाँ, तो वो कह रही है कि वो हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है। अब अपनी शोभा बढ़ाने वाला पार्टनर ही होता है, और कौन होता है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। वो मेरी आंखों से कभी दूर नहीं होता। आखिन यानी आंखें, छिन, छिन यानी क्षण। छिन का मतलब होता है एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी। छिन यानी क्षण, एक सेकंड के लिए भी वो मेरी आंखों से अलग नहीं होता। आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठों पहर यानी पूरे दिन वह मेरा मनोरंजन करता है। पूरे दिन वह मेरे साथ रहता है, मुझे कंपनी देता है, मेरा मनोरंजन करता है। ओ तुम्हारा साजन, वापस उसकी सहेली उसको आंसर कर रही है, ओ तो तुम्हारा साजन की बात कर रही हो। तो कहती है, मुकर गई वापिस, ना सखी, वो तो मेरा अंजन है। अंजन यानी काजल, अंजन का मतलब हुआ काजल। नेक्स्ट। जीवन सब जग झांसो कहे, वा बीनू नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन। वापस चलो मीनिंग लिखो। जग यानी संसार, जीवन सब जग झांसो कहे, जग यानी संसार, दुनिया। वा बीनू नेक न धीरज रहे, वा बीनू उसके बिना, वा बीनू का मतलब है उसके बिना, नेक न धीरज रहे, धीरज धैर्य, धीरज का मतलब धैर्य। नेक यानी भलाई, नेक यानी भलाई, धीरज यानी धैर्य। हरे छिनक में हिय की पीर, हिय यानी हृदय, हिय यानी हृदय, हिय का मतलब होता है हृदय। हरे छिनक में, छिनक ऊपर भी छीन आया, एक ही क्षण में वह मेरे हृदय की पीड़ा हर लेता है, दूर करना, हर लेना यानी दूर करना। हिय की पीर, पीर यानी पीड़ा, पीर यानी पीड़ा। अब इसका अर्थ समझो।
जीवन सब जग झांसो कहे, जिसे पूरा जीवन पूरा संसार जिसे जीवन कहता है, पूरी दुनिया जिसे जीवन कहती है, वा बीनू नेक न धीरज रहे। जब वो चाहिए उसके बिना भलाई और धैर्य नहीं रह सकता, उसके बिना भलाई और धैर्य नहीं रह सकता। हरे छिनक में हिय की पीर, क्षण भर में, हरे छिनक में, हरे छिनक में हिय की पीर, क्षण भर में ही वह हृदय की पीड़ा हर लेता है, क्षण भर में वह दिल की पीड़ा हर लेता है। कम कर देना, हर लेना यानी कम कर देना। अब ये तो कोई अपना ही कर सकता है। तो उसने उसे कहा, क्यों सखी साजन? वो कहती है, ना सखी, मुकर जाना, वह तो नीर है। नीर का मतलब वह तो पानी है। जब प्यास लगती है, क्योंकि पानी के बिना लाइफ है पॉसिबल? बिना पानी के लाइफ पॉसिबल है इस धरती पर? नहीं। कोई भी लिविंग थिंग हो उसे पानी की आवश्यकता रहती है, और उसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। तो उसे लगता है, क्योंकि शब्द रचना ऐसी थी, तो उसे लगता है वो अपने साजन की बात कर रही है, पर उसने कहा नहीं, मैं तो नीर की बात कर रही हूँ, पानी। लास्ट, बिन आए सब ही सुख भूले, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, आए ते अंग अंग सब फूले, एक सेकेंड, सीरा भई लगावत छाती, सीरा भई लगावत छाती। अर्थ समझो, उसके न आने पर मैं सब सुख भूल जाती हूँ। बिन आए सब ही सुख भूले, बिन आए सब ही सुख भूले। तो वो कहती है, उसके न आने पर, बिन आए यानी न आने पर, सब ही सुख भूले, मैं सब सुख भूल जाती हूँ। आए ते अंग अंग सब फूले, और जैसे वह आता है, आए जैसे वह आता है, और जब वह आ जाता है तो मेरा अंग अंग पुलकित हो जाता है, मेरा रोम रोम खुश हो जाता है, आनंदित हो उठता है। और जब वह आ जाता है तो मेरा अंग अंग आनंदित हो उठता है। सीरा भई लगावत छाती, उसे सीने से लगाते ही मुझे ठंडक मिलती है। सीरा भई, शांति मिलना, ठंडक मिलना, लगावत छाती, छाती से लगाकर, गले से लगाकर, ठीक है, उसे गले मिलकर ही मुझे शांति मिलती है। तो वापस कंफ्यूज, क्यों सखी साजन, तुम अपने प्रियतम की बात कर रही हो? वो कहती है, ना सखी, पाती, पाती का मतलब है पत्र, लेटर। पहले कैसे होता था, आज के जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ये सब चीजें नहीं थी। तो जब कोई दूर देश गया है, आपका कोई अपना, उसके साथ कम्युनिकेशन करने का एक ही मीडियम होता था, और वो होता था लेटर राइटिंग। जब वो लेटर आता है तो लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी होती थी उस समय, इतनी एक्साइटमेंट होती थी, जब कोई आपका अपना दूर विदेश देश गया है, दूर गया है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन भी उतने नहीं होते थे कि चलो मन हुआ पहुंच गए, आ गए, नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कभी कोई गांव से बंबई जाता था या दूसरे शहर कमाने जाता था, तो एक ही ऐसी चीज होती थी जिससे वो कम्युनिकेट कर सकते थे, और वो चीज होती थी पत्र व्यवहार, लेटर राइटिंग। तो अगर कोई अपने का लेटर आता है तो लोग पहले तो उसे इतना गले लगा लेते थे जैसे वो व्यक्ति खुद आया है, जो दूर है वह व्यक्ति खुद आया है, और लोग उसे गले से लगा लेते थे। देखो वापस समझो, बिन आए सब ही सुख भूले, उसके न आने पर मैं सब सुख भूल जाती हूँ, और जब वह आ जाता है तो मेरा अंग अंग पुलकित हो उठता है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, उसके आते ही मेरा अंग अंग पुलकित हो उठता है, खुश होता है। शीरा भई लगावत छाती, उसे सीने से लगाते ही मुझे ठंडक हो जाती है। क्यों सखी साजन, क्यों वो तुम्हारा साजन है? तो वो कहती है, ना सखी, वो तो पाती है। पाती यानी पत्र, लेटर। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। थोड़ा सा स्वाध्याय देख लेते हैं।
शब्द संसार दिया है पेज, पहले आप वो हमें एक कॉपी करना है हिंदी की नोटबुक में अपनी। क्षेत्र के बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात। चलो अब इसका थोड़ा स्वाध्याय देख लेते हैं। अनम्यूट है ना? हाँ, चलो इसका थोड़ा स्वाध्याय देख लेते हैं। कुछ ज्यादा दिया नहीं है तो समझ लेते हैं पहले। शब्द संसार जो शब्दार्थ दिया हुआ है, अचरज आश्चर्य, तपन गर्मी, अर्धनिशा आधी रात, भौन यानी भवन, अंजन यानी काजल, हिय यानी हृदय, बेर बेर यानी बार बार। ये सारे ही अर्थ मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को दिए थे, आपने नोट डाउन किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट संभाषणीय, जीवन में हास्य का महत्व, पक्ष विपक्ष में चर्चा कीजिए। जीवन में हास्य का महत्व, पक्ष विपक्ष में चर्चा कीजिए। क्या मतलब होता है? डिबेट करना है, ठीक है, डिबेट कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप करना है, पक्ष और विपक्ष। अब जब भी आपका अगर इंटरनल मार्क्स काउंटिंग होता है या उस समय ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो 20 मार्क्स के, क्योंकि हमारा जो श्रवण पार्ट है, लिसनिंग पार्ट है, वो ओरल एग्जाम्स में आता है, तो ओरल एग्जाम में इस तरह के 2 ग्रुप बना के हमें पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसी टॉपिक को निबंध के तौर पर, स्वमत के तौर पर, पर्सनल रिस्पॉन्स के तौर पर, मित्र को पत्र लिखो या वॉटेवर, जीवन में हास्य का महत्व, पक्ष विपक्ष में चर्चा कीजिए। पक्ष विपक्ष यानी राइट साइड, मतलब उसके बेनिफिट्स और उसके साइड इफेक्ट्स दोनों ही बताने हैं। उसके बाद है आपका सुवचनों का संकलन कीजिए तथा सुंदर सजावटी लेखन करके चार्ट बनाइए। ऐसा कुछ नहीं आने वाला। पठनीय, किसी महिला साहित्यिक की जीवनी का अंश पढ़िए। ओके, महिला साहित्यिक का मतलब है कोई स्त्री लेखक जो होती है बड़े लिटरेचर लेवल पर, उसका एक अंश पढ़िए, उसकी कोई उसका कोई क्रिएशन पढ़ो और उनकी प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। वो हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी हिंदी में ऐसी महान लेखिकाएं हैं जिनकी बायोग्राफी पढ़नी है और उनके जो क्रिएशंस है उनके नाम लिखने हैं। पहेलियों का संकलन कीजिए, जैसे ये हमें पहेलियां या मुकरियां थी, वैसा एक अपना कलेक्शन बनाओ जिसके अंदर ऐसे पजल्स पूछे गए हों। कल्पना पल्लव, पुस्तकों का संसार, पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार, बुक्स का इंपॉर्टेंस इन शॉर्ट। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। ये है स्वमत, ये एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, पुस्तकों का अपने जीवन में महत्व क्या है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके स्वाध्याय में ऐसा निबंध आ सकता है, स्वमत आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कैसे भी घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। तोता, अब तोता की क्या विशेषता बताई थी? राम भजन किए बिना कभी न सोता, ठीक है। अब नेक्स्ट, नीर, नीर मतलब जल या पानी,
तो पानी की क्या विशेषता थी? उसको पीते ही वो मन को शांति देता है। तो कविता में जो शब्द थे उसके अकॉर्डिंग क्षण भर के लिए भी आंखों से दूर नहीं सॉरी, उसके लिए थी क्षण भर में हृदय की पीड़ा हर लेने वाला, क्षण भर में हृदय की पीड़ा हर लेने वाला। ठीक है, आपको चाहिए तो लिख लो, क्षण भर में लिख लो मीन और उसका आंसर, क्षण भर में हृदय की पीड़ा हर लेने वाला, हरे छिनक में हिय की पीर, ये कविता के अंदर दिया हुआ लाइन है जिसका मैं उसका अर्थ बता रही हूं, भावार्थ। क्षण भर में हृदय की पीड़ा हर लेने वाला हो गया रहेगा। नंबर 3 अंजन, अंजन का मतलब था काजल। अब उसका आंसर क्या होगा, उसकी विशेषता क्या थी काजल की, क्या थी उसकी विशेषता, आंसर लिखो। क्षण भर के लिए भी आंखों से दूर न होने वाला, क्षण भर के लिए भी आंखों से दूर न होने वाला। दूसरा भी हो सकता है, आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठों पहर वह मेरा मनोरंजन करता है, मेरी शोभा बढ़ाता है। काजल सुंदरता का एक चीज है तो वो उसकी शोभा बढ़ाता है। ढोल, नेक्स्ट है ढोल। अब ढोल की क्या विशेषता थी, मीठे लागे वाके बोल, मीठे बोल बोलने वाला, ढोल की वो विशेषता थी, मीठे लागे वाके बोल। ढोल जब बजता है बहुत आनंद होता है सुनने में, लोग में धुन आ जाती है, तान चढ़ जाता है, ढोल की बीट्स पे नाचने लग जाते हैं। तो मीठे बोल बोलने वाला, ढोल जो है वो मीठे बोल बोलने वाला। भावार्थ लिखिए उसके नीचे, मुकरियां 1, 5 और 9, इनका भावार्थ लिखना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसमें आप अपने से समझ के उसका भावार्थ लिख देना। चलो तो आज ए सखी यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद इसका स्वाध्याय या जो भी आता है वो आप अपने से कर लेना। ओके, पूरा समझ में आया होगा। चलो बाय फॉर नाउ।